नमस्कार, एक बार फिर मैं अपने अयोध्या दर्पण के साथ टीजीटी और पीजीटी परीक्षा होने वाली है। सफल प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की कड़ी में आज फिर मैं आपके बीच में हूँ रंजना सिंह के साथ। मैडम रंजना सिंह है मेरे साथ में। आप संस्कृत से टीजीटी, आपकी 108वीं रैंक थी। संस्कृत सब्जेक्ट लेना ही अपने में एक चैलेंज है आज के समय में, ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। और मैडम, आपसे सबसे पहले सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। मैम, ये जानना चाहता था, बहुत संस्कृत एक हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते हैं आजकल लेने के लिए, क्योंकि एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है और दूसरी चीज़ इतना आधुनिकता इस समय हावी है, लोग व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं और भी सब्जेक्ट हैं साइंस के, इंग्लिश के, लेकिन संस्कृत एक सब्जेक्ट लेना ही, जो कि मातृभाषा हिंदी की जो है जननी है, बहुत एक गौरव की बात है। संस्कृत से आपने क्वालिफाई किया है, आपने इस चैलेंज को कैसे स्वीकार किया? सर, अगर देखा जाए तो जब मैं 9th में थी तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था ये विषय, लेकिन धीरे धीरे इसके प्रति जब अंग्रेजी भी कम आती थी तो मैंने संस्कृत को लिया। मेरे एक टीचर थे, आज मैं फिर उनका नाम लेना चाहूँगी, राजेंद्र वर्मा जी। वो स्वयं संस्कृत और अंग्रेजी दोनों से एमए थे और उन्होंने इतना अच्छा मुझे पढ़ाया कि मुझे ये विषय से लगाव हो गया और फिर वो धीरे धीरे करते करते इतना हुआ कि आज मैं उसी विषय से सेलेक्ट हूँ। और एक जानकारी देना चाहती हूँ, इसी विषय से मेरी अवध यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी चल रही है। अच्छा, जी PhD भी चल रही है। जी। अच्छा मैम, ये बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही थे? सर 120 सही थे 125 में। अरे बाप रे बाप, 125 में 120 पर 125 भी जिसको आएगा वो भी 120 नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ह्यूमन एरर होता है। एक आदमी के अंदर एक नेचर होता है कि जानबूझ के गलतियां कुछ कर देता है। ठीक मैम, धन्यवाद इसके लिए। मैडम, आपकी जर्नी कैसी रही? आपका एजुकेशनल मैं जानना चाहूँगा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई, आपने कैसे मुखातिब हुई कंपटीशन की तरफ? सर, मेरी शिक्षा अंबेडकर नगर से हुई है। मेरा मातृ निवास है वो अंबेडकर नगर ज़िले में है और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद मैंने पीजी साकेत से किया और 2012 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने प्राइवेट कॉलेज में, इंटर कॉलेज में पढ़ाया करीब 3-4 साल। फिर मेरी मैरिज हुई और ये जो मेरा सफलता है, मेरी सफलता, वो सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है और उसके बाद मानसिक तौर पे स्वस्थ रहने ये मेरे परिवार को जाता है। एक विवाहित जो महिलाएं होती, मैं देख रहा हूं कि जितने इस समय कंपटीशन क्वालिफाई करे, जितने शिक्षकों का मैंने इंटरव्यू लिया है, साक्षात अभी तक लिया है, बातचीत की है, उनमें महिलाओं का मैं देख रहा हूँ सूचकांक 80% है। बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए सपोर्ट की, मतलब जब तक फैमिली सपोर्ट न करे तब तक उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए तो इसको कहने की जरूरत नहीं, परिवार ने सपोर्ट नहीं किया होता तो आप यहाँ तक पहुँची थी नहीं। ठीक मैम। दूसरी चीज़ ये बताइए मैडम, ये सब्जेक्ट चुनने के पीछे आपका क्या राज है? ये सब्जेक्ट आप सर, पहले तो मतलब कोई जब मैंने बताया ना, अपना 9th बताया जहाँ से बच्चा धीरे से शुरुआत करता है, वहाँ अंग्रेजी ना आने पे मैंने संस्कृत का चुनाव किया और हिंदी मेरा प्रिय था। धीरे धीरे मुझे व्याकरण का इतना चस्का लग गया कि उसको पढ़ना एक जुनून था। जैसे गणित के वाले के लिए गणित पढ़ना, वैसे मेरे लिए संस्कृत पढ़ना, संस्कृत का व्याकरण पढ़ना। और फिर इतना कमांड हो गया विषय कि उससे अच्छा कोई विषय नहीं लगा। फिर धीरे धीरे उसी में तैयारी और हस्बैंड का सपोर्ट, फिर वही सफलता का कारण है कि प्रयास करते रहे और हमारा 3 साल जो भी रहा, 3 साल मैंने दिया समय। जी, ये बताइए मैडम, कोचिंग का क्या महत्व है आपके? आज के साथ कोचिंग चल रही है, ये माना जाता है जैसे ये तो कंपटीशन है, एकेडमिक के लिए भी सोचते हैं बच्चा अगर कोचिंग नहीं करेगा तो पास नहीं होगा, या उसको पूर्ण नहीं माना जाता है अपने में। आप कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? सर, एक मार्गदर्शक होना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि आप बिना कोचिंग के नहीं कर सकते हैं। मार्गदर्शन कोई भी दे सकता है आपको। जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, या फिर आपका मित्र, आपके बड़े जो सीनियर हो, जो कुछ आगे बढ़ चुके हैं अपने मार्ग में सक्सेस हों, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोचिंग ही कर सके आपको। जी मैडम, इंटरनेट सोशल मीडिया इसमें प्रभावी है, इससे क्या आपको लगता है कंपटीशन थोड़ा टफ हुआ है? सर, मुझे तो ये लगता है कि ये पढ़ने में सहयोग बहुत ज़्यादा करता है। अगर जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कहीं कोचिंग नहीं कर सकता, बाहर जा नहीं सकता, तो वो इसका सहयोग ले करके कंपटीशन बीट कर सकता है। जी। एक चीज़ ये बताएं कि इसमें कुछ भ्रमित करने वाली सामग्रियां भी हैं, इसके बारे में आप बताएं। सर, भ्रमित करने वाली सामग्रियां तो हैं, लेकिन आप क्या चुनते हैं ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है, आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। उसमें अगर आप गलत चीज़ का चुनाव करेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे, सही चीज़ का चुनाव करेंगे तो सफलता की तरफ बढ़ेंगे। बस हमें चुनना है क्या सही है क्या गलत।
मैडम पहले टीजीटी भी आपने दिया है, अब अभी आप टीजीटी जो है ज़िले में आपने अच्छा 108 पोजीशन नंबर 108 रैंक लाना बहुत अपने में बहुत चैलेंजिंग है। आपने पहले की टीजीटी 16 का भी एग्जाम दिया था और आज की टीजीटी आज साक्षात्कार खत्म हो चुके हैं, इसलिए प्रश्नों में कुछ जटिलता आई है। तो आप आज फोकस पहले के प्रश्न और आज के प्रश्न में अंतर क्या पाती है? सर जैसे पैटर्न जो बदला, पहले प्रश्न ज़्यादातर हिंदी में होते थे, कुछ शब्द बीच बीच में संस्कृत दिए जाते थे, मतलब ज़्यादा हिंदी का पोर्शन हमने देखा, उसको सर्च किया। लेकिन अब की बार जो परीक्षा थी वो टोटल संस्कृत टू संस्कृत थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा जिनको संस्कृत नहीं अच्छी आती थी लेकिन फिर भी तैयारी कर लेते थे और क्वेश्चन हल कर लेते थे। लेकिन अब की बार संस्कृत में होने के कारण लोग पढ़ के प्रश्न पत्र ही नहीं समझ पाए और इस कारण बहुत लोग असफल हुए। ये भी एक कारण रहा लोगों की असफलता में। एक चीज़ ये बताइए, पहली चीज़ बुक से एडवाइज कर दीजिए, जो किताबें आपने पढ़ा उसके बारे में ज़रा फोकस कर दीजिए। सर मैं अपने गुरुजी को यहीं से प्रणाम करती हूँ, सर्वज्ञ भूषण जी को, जिनको संस्कृत जगत में हर कोई जानता है, और उन्हीं के द्वारा बताई गई किताबें थी। खैर मैंने ये नहीं देखा किस लेखक की थी, बस जो किताबें उन्होंने हमें बताई, जैसे टीजीटी सिलेबस जो फिक्स है करीब 8 किताबें उसकी चलती हैं, उन्हीं किताबों को लिया। मैंने ये नहीं देखा किस राइटर की है, किस प्रकाशन की है, बस वो किताबें टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ी, ना कोई नोट्स बनाया, जो भी लिखना था उसी किताब में ही मैं ऐड करते थे, कहीं अलग से कुछ नहीं लिखा। और सच कहिए मेरे गुरुजी ने एक बार मजाक में ऐसे कहा था कि अगर कोई 21 बार एक किताब को पढ़ ले तो वो असफल नहीं होगा, और मैंने शायद उनकी उस बात को गांठ बांध ली और 21 बार कम से कम एक किताब को 21 बार पढ़ा कि हर क्वेश्चन हर शब्द मेरे ज़बान पे था। और फिर ये विश्वास था पेपर देने के बाद कि मेरा आपकी हो जाएगा, सबको विश्वास था मेरे घर में, और परिणाम भी सुखद ही रहा। ये बताइए, आपका कहने का मतलब ये है कि कितना भी सोशल मीडिया प्रभावी है, कितनी भी कोचिंग है, लेकिन फैक्ट आपको पुस्तकों से मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर आप मेन किताबें, मूल किताबें पढ़ते हैं, और यही सही चीज़ यही है, आप मूल किताब पढ़िए, गाइड के भरोसे या केवल सोशल मीडिया के भरोसे मत रहें। क्योंकि सोशल मीडिया में हो सकता है कोई गलत चीज़ हो तो आप उसका ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर किताब पढ़ें तो आप उसकी प्रमाणिकता दे सकते हैं कि इस किताब में ये चीज़ ऐसे दी गई है, आप अपनी बात रख सकते हैं, और सोशल मीडिया पे आप नहीं शिकायत नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ये बताइए, एक परीक्षा हाल में जैसे बहुत आप पढ़े हुए, एक स्पेशल टेक्निक होती है, मैं सबसे पूछता हूँ और बार बार हर इस मैं प्रतियोगी छात्र से पूछता हूँ, टेक्निक जो होती है, तकनीक जो होती है, उसके बारे में ज़रा फोकस कर दीजिए। सर जैसे आपने कहा, हर व्यक्ति का अलग अलग पढ़ने का तरीका, अलग अलग सोचने का तरीका और प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका होता है। जैसे मेरा था कि एक बार में जितने क्वेश्चन 100% मुझे क्लियर था कि ये यही होता है। अब ये जान लीजिए, पढ़ाई इतनी अच्छी हुई थी कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता था इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता था इसका यही उत्तर होता है। फिर मैंने वो चीज़ें की, करीब 14-15 क्वेश्चन मेरे बचे हुए थे, उन 14-15 क्वेश्चनों को लास्ट टाइम मैंने किया। यानी कहने का मतलब 110 क्वेश्चन मुझे एक नज़र में आ रहे थे, और जो 14-15 क्वेश्चन थे वो मैंने लास्ट टाइम में किया, और करीब 10 मिनट पहले करके हम पूरा ब्लैक करके सब बैठे हुए थे। आज के जो प्रतियोगी छात्र हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं, इसलिए संस्कृत विषय को लोग थोड़ा सा लगता है कि तब पहले से हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, उनके लिए मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। सर जैसे कि हमारी जो आधुनिकता है, लोगों का ये मानना कि अंग्रेजी नहीं है तो सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, हम मानते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हर कामकाज में, सरकारी में भी उसका सहयोग लेना पड़ता है, ज़रूरी है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं संस्कृत को एकदम नज़रअंदाज कर दिया जाए। अब देखिए, हम तो उसी विषय से सेलेक्ट हुए हैं, और जितना अंग्रेजी वाला सम्मान पाता है, जितना अंग्रेजी वाले को वेतन देता है सरकार, उतना हमें भी मिलता है, 1 रुपये कम नहीं मिलता। फिर हम कैसे कहें कि वो महत्वहीन है? मेरे हिसाब से लोगों को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, बढ़ना चाहिए इसमें। एक चीज़ और मैडम, अभी सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, कुछ लोगों को शायद बुरा लग जाए। मैं देख रहा हूँ कि इधर जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को सिखाने वाले आज भी 200-400 रुपये में मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, और जबकि कंप्यूटर को आए भी 20 साल हुए। लेकिन जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, आज भी केमिस्ट्री है, फिलासफी है, संस्कृत है, अंग्रेजी के भी बहुत मिल जाएंगे। संस्कृत को पढ़ाने वाले आज भी बहुत महंगे हैं, आपको लगता है खाली? जी हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि लोगों को देख के ही इसको भय लगता है कि इतनी लंबी लंबी लाइन है, पढ़ ही नहीं मिला तो ये कठिन है। शायद मुझे भी कभी ये लगता था, लेकिन वही है ना कि जब आपको उसमें रुचि हो जाए, जब किसी चीज़ से प्रेम हो जाए तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। मेरे लिए भी यही था कि विषय से प्रेम था, और अध्यापन करना, पढ़ाना, ये मैं नौकरी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि पैसे के लिए। पढ़ाना मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, बस।
अच्छा, एक बाद में सलाह दे, लास्ट में सलाह दे दीजिए, जो आप शादीशुदा महिला हैं, आपने जिसे एक्सेप्ट किया कि हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, अभिभावक बदलता है, जी वही पिता रहता है, उसके बाद पति आ जाता है, जी तो इसमें आज के जो पति हैं, जी स्पेशली महिलाओं को देखती हैं जब आगे बढ़ रही है, तो एक तरह से शब्द मैं इधर उधर नहीं कहूँगा, उनको जलन भी नहीं कह सकता हूँ मैं जो ज़्यादा, उनके लिए आप सलाह दे दीजिए कि उनको क्या करना। आज के जो पति हैं, जो महिलाओं को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं, आपके पति ऐसे भी लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं, आप उनके लिए राय दे रहे हैं, बीच में बाधक, उनके लिए राय दीजिए आप। सर, जो भी मुझे सुने, हम बस यही कहेंगे कि पत्नी आपकी जीवन संगिनी है। जी जी जी। और जब आप उससे कहीं सपोर्ट करेंगे, कहीं आगे बढ़ाएंगे, तो आपका भी नाम होगा, समाज आपको भी एक अलग अंदाज से देखेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए बढ़ने आप सपोर्ट नहीं कर पाते, तो रोकिए भी मत, उसे बढ़ने दीजिए, उड़ने दीजिए उसे खुले आसमान पे। आपका हमेशा उसके साथ जब नाम जुड़ेगा, वो सफल होगी, तो आपका भी उस सफलता में सबसे पहले नाम लिया जाएगा। बस यही ठीक इतना। मैडम, अयोध्या दर्पण से बात की, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आगे भी और कोई प्लानिंग मैडम आपकी? सर बिल्कुल है कि मेरे पास जो भी स्कूल के बाद टाइमिंग बचती है, वो मैं पीसीएस की तैयारी में लगी हूँ। अच्छा, अभी आप सिविल की तरफ से बात की, इस पर क्वेश्चन पुट अप करता हुआ। सर बस ये कहना है कि ये मेरे हस्बैंड की सोच है कि मैं यहाँ रुकूँ ना, क्योंकि पानी ठहर जाता है तो वो सड़ जाता है। जी जी जी। और नदी बहती हुई अच्छी लगती है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जीवन में बहते ही रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं मैं सफल हो जाऊँ, लेकिन प्रयास मैं कर रही हूँ, और मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, सबका भरोसा कि मैं कर ले जाऊंगी, और उनका भरोसा है ही शायद मुझे आगे बढ़ा देगा, और प्रयास पूरा करेंगे कि हो जाए। मैडम, मेरी शुभकामना आपसे, आप सफल हों, आगे बढ़े। देखिए, मैडम का कहना है कि एक रुचि माने रखती है, और हस्बैंड का सपोर्ट, इसलिए जो शादीशुदा महिलाएं होती, विवाहित महिलाएं होती हैं, उनके लिए हस्बैंड का रोल बहुत माने रखता है। तो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाएं, उससे आप ही का कद बढ़ेगा, आप ही के परिवार को लाभ होगा। इसलिए आप लोग ये अपने अंदर हीन भावना से कतई ग्रसित न हो। ढेर सारी शुभकामना आपको। फिर अगले प्रतियोगी छात्र के पास, आपके पास लेकर चलूँगा। धन्यवाद।